हेलो स्टूडेंट्स, टैलेंट एजुकेशनल हब में आप लोग का बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 10वीं कक्षा का रसायन विज्ञान। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पार्ट 1 में संयोजन अभिक्रिया तक पढ़ लिए थे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार तक। बस उसमें संयोजन अभिक्रिया हुआ था और इस वीडियो में हम लोग ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन और प्रकाशीय वियोजन, विद्युत वियोजन और विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया और उपचयन अपचयन में डिस्कस करेंगे इसी के बारे में हम। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। आइए हम लोग सबसे पहले ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया देखते हैं। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसके अंतर्गत उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है। वह यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसके अभिक्रिया होने के बाद उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, उसे हम लोग ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर में ग्लूकोज का उपचयन होता है तो उससे क्या होता है, हाइड्रोजन उसमें उपचयन होता है। तो हमारी यानी कि हमारा जब ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज का उपचयन होता है, ऑक्सीजन यानी जुड़ता है, तो उसके साथ हमें ऊर्जा मिलती है, जिसमें ऊर्जा हीट के द्वारा मिलती है। उसमें हीट भी, ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, तो इससे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। और इसी तरह मीथेन CH4 ऑक्सीजन से रिएक्शन करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलता ही है, साथ में ऊष्मा भी निर्मुक्त होती है। अब आइए बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया की। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत एक पदार्थ अपघटित होकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करती हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे आप देख सकते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को गर्म करने पर फास्फोरस टेट्राक्लोराइड में और क्लोरीन में ये अपघटित हो जाता है, और इसे पुनः जब ठंडा करेंगे तो ये PCl5 बन जाएगा। उत्क्रमणीय यानी ये अभिक्रिया अग्र दिशा में भी और ये पश्चिम दिशा में भी। इसका मतलब ये अभिक्रिया को ठंडा करेंगे तो PCl5 बन जाएगा, और PCl5 को गर्म कर देंगे तो PCl3 और Cl2 में अपघटित हो जाएगा। यानी कि वियोजन का भी मतलब है अपघटित होना। तो जाहिर सी बात है, अब वियोजन अभिक्रिया लग गया है तो इसमें इसके अंदर एक पदार्थ अपघटित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ में होगा। अब वियोजन अभिक्रिया के प्रकार हैं, आइए देखते हैं उसके प्रकार। तो पहला जो है ऊष्मीय वियोजन, तो आइए इसको देखते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत ऊष्मा के प्रभाव से एक पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करती हैं, ऊष्मीय वियोजन कहलाती हैं। यानी कि जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे गर्म करेंगे या ऊष्मा के प्रभाव से ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। अब आते हैं हम प्रकाशीय वियोजन पर। तो प्रकाशीय वियोजन में भी ठीक इसी तरह कोई भी अभिक्रिया होगी, उसमें अभिक्रिया में एक पदार्थ प्रकाश के प्रभाव में दो या दो से अधिक पदार्थों में विघटित हो जाएगा या अपघटित हो जाएगा। जैसे 2AgCl, तो ये 2Ag + Cl2 में अपघटित हो जाता है। इसी तरह सिल्वर ब्रोमाइड 2AgBr सिल्वर और ब्रोमीन में अपघटित हो जाती है। अब आइए हम इसके बाद विद्युत वियोजन की बात करते हैं। तो देखिए, इसमें जिस प्रकार प्रकाशीय वियोजन और ऊष्मीय वियोजन आप लोग पढ़े हैं, उसी प्रकार विद्युत वियोजन भी है। तो आइए इसमें देखते हैं। जब विद्युत धारा के प्रभाव में एक पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है तो यह अभिक्रिया विद्युत वियोजन कहलाती है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं उदाहरण में
जल है। अगर जल को आप विद्युत वियोजन करेंगे तो हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में जल टूट जाएगा। अब आइए विस्थापन अभिक्रिया पर चलते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व का परमाणु विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। विस्थापन का मतलब है किसी का स्थान बदल लेना या ले लेना। उसी प्रकार इस पदार्थों में होता है। जो पदार्थ अधिक क्रियाशील है ना, वो ये जैसे ये Fe अधिक क्रियाशील है और Cu कम क्रियाशील है, तो हम Fe का CuSO4 से अभिक्रिया कराएंगे तो Fe अधिक क्रियाशील तत्व है, तो FeSO4 तो ये Fe जो है Cu को विस्थापित कर दे रहा है इसी के परमाणु से, क्योंकि Fe अधिक क्रियाशील तत्व है और Cu कम क्रियाशील तत्व है। सक्रियता श्रेणी के बारे में आप लोग अध्याय 3 में अध्ययन करेंगे बढ़िया से, उसके जब वो लोग आप पढ़ लेंगे उसके बाद से सब आ जाएगा। अब आते हैं विस्थापन अभिक्रिया हो ही गया, अब आते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया पर। तो देखिए उसमें वह अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में आप देख सकते हैं सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया किया है तो बेरियम सल्फेट बना है, यानी कि ये जो आयन है इसका इसमें आदान प्रदान हो गया है। ये आयन इससे मिला है, ये इससे, जैसे आप देख सकते हैं BaSO4 बना है और NaCl। तो और इसमें ये भी एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये जो बेरियम सल्फेट है ना, ये अविलेय पदार्थ है और इसमें अवक्षेप, यानी जो अविलेय पदार्थ होता है उसे अवक्षेप कहते हैं हम। तो इसे अवक्षेप होने के कारण हम इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो आइए अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया की बात करते हैं। ऊष्माक्षेपी तो बता ही दिया, वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो देखिए वो अभिक्रिया को जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ऊष्मा का यानी अवशोषित होना, यानी ऊष्मा का जुड़ना। जैसे उदाहरण में देख सकते हैं नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसमें ऊष्मा दी गई है, यानी कि मीन्स आप लोग ये कह सकते हैं कि जिन अभिक्रिया में ऊष्मा दी जाती है, अभिक्रिया होने के लिए ऊष्मा दी जाती है, उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और जिन पदार्थों से अभिक्रिया होने के बाद ऊष्मा निकलती है उनको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है और आपका जो श्वसन है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब आइए हम लोग बात करते हैं उपचयन अपचयन के बारे में। उपचयन अभिक्रिया, देखिए उपचयन क्या होता है। तो अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हो गया है। यानी सीधी सीधी बात आप ये कह सकते हैं किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब देख लीजिए। जब किसी पदार्थ में ऋण विद्युतीय तत्व की वृद्धि होती है, यानी कि जैसे इसमें 2 सोडियम और क्लोरीन। अब जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की कमी होती है, जैसे C2H4 को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया गया है तो C2H2 और हाइड्रोजन गैस निकल रही है, यानी कि हाइड्रोजन की कमी हो रही है, इसे उपचयन हम कह दिए। अब जब किसी पदार्थ में धन विद्युतीय तत्व की कमी होती है, जैसे Cu धन विद्युतीय तत्व है, Cu की कमी हो गई। अब जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो देख सकते हैं पोटेशियम है, पोटेशियम परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है हमारा कि जिन पदार्थों का उपचयन होता है वे अपचायक कहलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि जिन पदार्थों का उपचयन होता है वे अपचायक कहलाते हैं। अब आइए बात करते हैं अपचयन अभिक्रिया। तो ठीक उपचयन का उल्टा है ये भी अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में क्या है ना कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है या ऑक्सीजन की कमी होती है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहलाते हैं। तो इसमें भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब किसी पदार्थ में ऋण विद्युतीय तत्व अलग होता है, जैसे फेरस क्लोराइड है, जैसे FeCl3 है तो FeCl2 और Cl आयन में अब घटा है, तो यानी ऋण Cl जो ऋण विद्युतीय तत्व ये अलग हो गया। अब जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, देख सकते हैं क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है। अब आइए बात करते हैं संक्षारक की। तो संक्षारक वह प्रक्रिया जिसमें धातुएं
ऑक्सीजन या नमी या अम्ल की क्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। इसे आप लोग आम भाषा में, जैसे आप लोग का खिड़की है, दरवाज़ा है लोहे का या खिड़की है लोहे का, तो देखते होंगे जब बरसात का मौसम होता है तो जब पानी उस पर बौछार पड़ती है तो धीरे धीरे मूर्छा पकड़ने लगता है, जिसे आप लोग आम भाषा में जंग कहते हैं या मूर्छा लगना। वो धीरे धीरे लगने लगता है, जंग लगने लगता है। फिर देखते हैं एक समय ऐसा आता है कि आपका वो जो लोहे का खिड़की हो या जंगला हो, अरे खिड़की हो या दरवाज़ा हो, वो खोखला टाइप में हो जाता है, धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगता है। तो उसे ही हम संक्षारक कहते हैं। तो यानी धातुओं पर ऑक्सीजन या नमी या अम्ल की क्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट होना ही संक्षारक कहलाता है। यानी लोहे पर जंग लगना संक्षारक का एक उदाहरण है। और भी देखते होंगे आप लोग कि ये जो स्टील वाली आपके घर में प्लेट होती है जिसमें आप लोग खाना खाते हैं, उसमें काला काला होने लगता है, वो भी एक संक्षारक ही है। तो जैसा आप देख सकते हैं इसमें अभी क्रिया है जंग लगने का। Fe+3O2H2O, Fe3O3 अब आइए बात करते हैं हम विकृत गंधिता। तो जब वसायुक्त या तैलीय सामग्री वायु के संपर्क में आती हैं या उपचयित होती हैं, जिससे उनके स्वाद गंध में परिवर्तन हो जाता है, इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। यानी कि जैसे आप लोग जब खाने को गर्म नहीं करते हैं खूब बढ़िया से रात में, या फ्रिज में नहीं रखते, उसी तरह रख देते हैं आप लोग, छोड़ देते हैं, तो वो उसके गंध उंध में परिवर्तन हो जाता है, महकने। जैसे दाल ही हो गई, दाल को अगर वायु मिल गया सड़ने लगता है, दाल में सड़न होने लगती है, महकने लगता है, जिसे हम कहते हैं यार आम भाषा में अरुआ गया दाल। और अब जैसे आप लोग कुरकुरे खाते होंगे या चिप्स वगैरह, उसके पैकेट में देखते होंगे उसमें जो हवा भरी रहती है वो हवा नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, जिससे वो ऑक्सीजन को निकाल कर उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है कि वो बचा रहे। आइए अब देखते हैं विकृत गंधिता के रोकने के उपाय क्या क्या हैं। खाद्य पदार्थों में वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस मिलाकर, जैसे कुरकुरा चिप्स वगैरह आप लोग खाते होंगे, उसमें देखते होंगे जो हवा भरा रहता है वो नाइट्रोजन गैस ही भरा रहता है। और प्रतिऑक्सीकारक या BHA या BHT का उपयोग कर अब भोजन को फ्रिज में रखकर। मैं समझता हूँ कि आप लोग को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। और अब हम पाठ 2 यानी अध्याय 2 स्टार्ट करेंगे। इसीलिए आप लोग हमारे चैनल पर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।